तो फाइनली आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर प्रोड्यूस्ड बाय पीएम केयर फंड एंड एडिटेड बाय सीबीएफसी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो सीबीएफसी पूछना चाहूँगा कि कौन है तुम्हारा सप्लायर, कहाँ से ला रहे हो इतना खतरनाक माल कि तुम्हें कुछ गाली ऑफेंसिव लग रही हैं जिनको तुम म्यूट कर रहे हो और बाकियों को छोड़ दे रहे हो। आई थिंक मूवी के अंदर बहुत सारी जगह अननेसेसरी सेंसरशिप की गई है जिसकी ज़रूरत थी भी नहीं, और सेंसरशिप एक्चुअली हार्म करती है मूवी को, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कोई फाइट सीक्वेंस चल रहा है और कोई एक्टर फुल रेज के अंदर गाली दे रहा है और बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक बन रहा है, तो बीप करने के चक्कर में बैकग्राउंड म्यूजिक को बीप कर दे रहे हैं जिससे पूरा रिदम टूट जाता है। मैंने सुना है कि बहुत सारे गोरी सीक्वेंसेस थे मूवी के अंदर जो कि हटा दिए गए हैं, पर मुझे फील नहीं हुए उतना, क्योंकि एक्चुअली में सीन्स हटाने के बाद भी काफ़ी गोर है मूवी के अंदर। तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम, रणवीर सिंह। तो मैं क्या लगा, मैं मोदी जी की बात करूँगा, उसकी बात करेंगे पर आगे, पर सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। और भाई क्या फोड़ा है रणवीर सिंह ने भाई, शुरू के 45 मिनट्स और लास्ट का करीब आधा घंटा क्या किल किया है बंदे ने यार, हेड्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ये उनके करियर की आफ्टर खिलजी बेस्ट परफॉर्मेंस है। बंदे ने हर जगह किल किया है, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, चाहे वो इमोशंस को होल्ड करना हो या फिर रॉर करना हो। रणवीर सिंह एज जसकीरत सिंह रंगी हैंड्स डाउन उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है भाई, क्या कमाल काम किया बंदे ने। और ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस रोल के लिए, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हो, चाहे वो नकल फाइट्स हो, हर जगह। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। गौरव गेरा एज मोहम्मद आलम भाई कमाल परफॉर्मेंस, उनके कुछ सीन्स हैं जो बहुत कमाल के हैं। राकेश बेदी एज जमील जमाली ऑलवेज भाई, उनके जो रिएक्शंस हैं हर सिचुएशन पे यार वो बहुत फनी होते हैं, और जो पूरी मूवी में जो थोड़ा फन थोड़ा कॉमेडिक एलिमेंट लाने की कोशिश की गई है इनके कैरेक्टर के थ्रू, बहुत कमाल है। और एंड में इनके कैरेक्टर को एक ट्विस्ट भी है भाई, मैं तो एकदम ब्लू अप हो गया था और पूरा थिएटर भी। एंड यू विल ऑल्सो लव इट। सारा अर्जुन एज यलीना, बहुत कमाल का काम है, बहुत कम सीक्वेंस है उनके, पर जितने भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। सौम्या टंडन जो रहमान बलोच की बीवी का रोल अदा करती है, उनको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। स्क्रीन टाइम इसमें तो मूवी में तो मिला ही नहीं है, वो बिल्कुल वैनिश हो गया उनका कैरेक्टर, और मुझे पता नहीं कहाँ गया वो, कैसे गया वो, बट जो भी था। दानिश पंडोर एस उजैर बलोच, बहुत बढ़िया काम, पहली मूवी में बहुत अच्छा काम किया था, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया गया है। उनका कैरेक्टर आधी मूवी में रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। आर माधवन ज़्यादा थे नहीं, कुछ सीन्स थे उनके, बट जितने भी थे काफ़ी ठीक थे। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि तुम उसे इतना बड़ा स्ट्रेचर दे रहे हो, और भी बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं, बट स्टिल तुम अर्जुन रामपाल को एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसको ट्रीट करना चाहिए था। इफ़ यू आर कॉलिंग हिम एंजल ऑफ डेथ, तो तुम्हें उसको जस्टिफाई करना चाहिए था क्यों है ये कैरेक्टर। वो कैरेक्टर बस पूरी मूवी में बकचोदी कर रहा है, उसको मैंने कुछ भी घटिया काम करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझे बाकी कैरेक्टर को देखते लगता है ना कि ये चूते कैरेक्टर को मरना चाहिए, बहुत गंदी तरह मरना चाहिए, वैसी गंदी मौत मिली है उसे, पर वो मूवी में मुझे आई थिंक स्क्रीन पे में जस्टिफिकेशन नहीं होता कि इसको इतनी गंदी मौत क्यों मिली है। जैसी गंदी उसे मौत मिली है तो क्यों उसको मिली है, क्यों हम उससे इतनी नफरत करते हैं, उसका कोई मोटिव ही नहीं दिखता पीछे। सेम है संजय दत्त का कैरेक्टर, और बहुत डेवलप किया जाना चाहिए था। इनकी मौत तो भाई एकदम बहुत वेस्टेज लगती है, मरा तो ये भी मरा वो भी, बट बहुत वेस्ट लगता है कि भाई ये कैसे इतना बढ़िया कैरेक्टर तुम पहली मूवी से बिल्डअप कर रहे हो इस कैरेक्टर को, एंड सेकंड मूवी तक लेके आए और ऐसा किया उसके साथ, तो बहुत अनजस्टिफाइंग था। अनजस्टिफाइंग या फिर इनजस्टिस जो भी है। अब बात कर लेते हैं मूवी के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के बारे में। तो भाई फर्स्ट 45 मिनट्स आर पीक सिनेमा बाय आदित्य धर। जो रणवीर सिंह को प्रेजेंट किया है इस बंदे ने भाई, लाजवाब। और करीब 4 घंटे की मूवी है भाई, 4 घंटे की मूवी, और तुम्हें एक भी एकदम डल मोमेंट मिलेगा ही नहीं मूवी में कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, या फिर मैं बोर हो रहा हूँ मूवी को देख के। नहीं भाई, मैं पूरी मूवी में एक्साइटेड रहा हूँ कि अब और क्या नया कर सकते हैं ये लोग, अब मुझे और क्या देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह ऐसा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, स्टिल तुम चार्ज अप रहोगे कि यस पाकिस्तान की मौका, यस वो वाला फीलिंग रहेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मूवी परफेक्ट है, मूवी में बहुत सारी कमियाँ हैं जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी गिना चुका हूँ, बट स्टिल तुम्हें मूवी को देख के लगेगा कि ये एक्चुअली एक सेकंड पार्ट है मूवी का, जो उन्होंने सोचा था कि एक मूवी बनाएंगे, बट रन टाइम इतना लंबा हो गया कि उन्होंने 2 मूवी में स्प्लिट कर दी इसको। तुम्हें एक्चुअली फील होगा कि ये एक्चुअली एक ही मूवी है
जहाँ पे पहली मूवी में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स आते हैं, मूवी को डेवलप किया जाता है, स्टोरी को बढ़ाया जाता है, कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, बहुत ग्राउंडेड स्टोरी रखी जाती है। वहीं पे सेकेंड हाफ के अंदर, मूवी के अंदर किसी भी कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया गया है, किसी भी कैरेक्टर को, जेन्युइनली किसी भी कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया। अब वो बस तुम्हें दिखा रहे हैं कि रिवेंज कैसे लेना है, अब वो रिवेंज की तरफ ही जा रही है पूरी मूवी। तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया सीन दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े सीन दिखेंगे, और दिखेगा कैसे बम बदला लिए जा रहे हैं। और एक भी ऐसा सीमेंट नहीं दिखाया कि जहाँ पे लग रहा है कि यार कि हमारी टीम हार रही है, फिर जो प्रोटैगनिस्ट टीम है वो हार रही है। एंड आई थिंक जो इनका डिसीजन था कि हम इसको रिलीज कर देते हैं अभी 3 महीने के अंदर, वो बहुत अच्छा डिसीजन था भाई। अगर ये लोग देर करते, साल 2 साल में अगर इसको रिलीज करते, तो भाई बहुत गंदा सीन होने वाला था, क्योंकि ऑडियंस बहुत डिटैच हो जाती मूवी से। अभी हम धुरंधर 1 के हैंगओवर में अटके ही हुए थे कि धुरंधर का पार्ट 2 आ गया एंड यू नो कि हाँ ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ऐसे ऐसे मूवी ग्रो कर रही है। बट अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद ये मूवी रिलीज होती तो आई डोंट थिंक कि ये उतना अच्छा कर पाती। एज अ स्टैंडर्ड मूवी तो ये उतनी अच्छी नहीं है, बट यू थिंक इट एज के अगर ये एक मूवी का ही सेकेंड पार्ट है या फिर ये इंटरवल के बाद की मूवी है, तो यू विल रियलाइज कि हाँ ये अच्छी मूवी चल रही है, या फिर कैसे एक्टर्स डेवलप हुए और नाउ अब रिवेंज का टाइम हो चुका है, अब लेट्स कैसे हम बदला लेंगे पूरी जगह। मूवी का म्यूज़िक मैं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत जगह मिसप्लेस लगता है, मिसफिट भी लगता है। मुझे लगता है कि और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि कैसे काम करता है ये। 2 रीमेक गाने बढ़िया बैंगर्स, उसके बाद 1-2 नए गाने जो कि अच्छे होते थे, और इस मूवी में भी है। मुझे गाने पसंद आए काफ़ी। पर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि शाश्वत सचेत में दिया है, जो कि बहुत कमाल के कंपोजर है भाई, मैं बहुत पसंद करता हूँ उस बंदे को। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि उसको उसका ड्यू मिल रहा है। बट यार बहुत जगह पे सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक मैच ही नहीं कर रहा था। क्लाइमैक्स का जो फाइट सीक्वेंस है उसके अंदर मुझे ऐसे काफ़ी बार बीट मिस होती हुई दिखी, जबकि मैं जो शुरू के 45 मिनट थे उसमें म्यूजिक एकदम कमाल था भाई। और काफ़ी जगह बीच में भी एक सीन आता है जहाँ पे एक पुराना गाना बजता है, आई थिंक तम्मा तम्मा होता है, और वो पूरे सीक्वेंस में बजे जा रहा है, जबकि वो उसे कुछ टाइम के बजने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट वो एक मतलब पूरा गाना बजता है वो 3-4 मिनट का, और मुझे लग रहा है कि यार कि क्यों बजा रही है, ये बहुत अजीब लग रहा है जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें। तो अब लास्ट टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं, वो है प्रोपेगेंडा इन धुरंधर पार्ट 2। देखो भाई हम सबको पता है कि थोड़ा सा तो टिल्टेड है अदर टुवर्ड्स बीजेपी और राइट विंग, जो भी कह लो। ये उनकी पहली पिक्चर में भी दिखाया था उरी में, बट वो बहुत सटल था और नेशनलिज्म की बात थी तो चल जाता, और बहुत सटल था तो हो जाता है काम। देन उसके बाद आती है धुरंधर पार्ट 1, जिसमें होता प्रोपेगेंडा और साफ दिखता है। अच्छी मूवी है, प्रोपेगेंडा है, बट अच्छी मूवी उसको बैलेंस कर लेती कि हाँ इतना भी कोई ख़राब नहीं है। देन उसके बाद आता है धुरंधर पार्ट 2। इसमें तो भाई हद ही कर दी है, लिटरली मोदी जी की स्पीचेस सुनाई दी है मुझे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक बात बोल के ख़त्म कर दी उन्होंने, करीब 1 मिनट 1.5 मिनट के सीक्वेंसेस हैं जिसमें वो स्पीच दे रहे हैं अपने, और ये एक्चुअली अफेक्ट करता है मूवी को। और कई जगह तो मुझे लगा था कहीं ये मूवी बनाई ही तो प्रोपेगेंडा के लिए नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से तुम लोगों ने डिजाइन किया है सब कुछ बहुत अटपटा लगता है और बहुत अनबिलीव लगता है। तुमने कैरेक्टर्स रियल लाइफ से उठाए हैं, भले ही तुम कह लो फिक्शनल है, बकचोदी नहीं कर लो, पर तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर रहे हो। नोटबंदी वो सब चीजें तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और जो कि तुम्हें पता है कि सच नहीं है, बहुत फिक्शनलाइज है। तुम एंटरटेनमेंट और झूठ साथ में परोस रहे हो। मतलब तुम ये सोचो कि मैं मूवी देख के आया, मेरे दोस्त ने पूछा कि यार बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, कहीं ऐसा तो नहीं कर दे रहे कि रणवीर सिंह फंस चुका है कहीं पे और फिर मोदी जी आ रहे हैं उसको बचाने के लिए। और मैं उसको ना नहीं कह पाया। जो 2 चीज़ें मुझे मेरे ख्याल से बहुत गलत लगी, एक तो अतीक अहमद का असैसिनेशन, क्योंकि पूरा कंट्री को सवाल उठा रहा था कि कैसे एक बंदा पुलिस कस्टडी में मारा जा सकता है, और उसने उसको जस्टिफाई कर दिया कि उसमें पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी इसलिए हमने उसे मार दिया। और दूसरा डिमोनेटाइजेशन, जिसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि बहुत खराब मूव था, जो कि एक्चुअली आई बिलीव के बहुत खराब ही था। और उसका वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि पाकिस्तान से 6,000 करोड़ रुपये आने वाला था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी कंट्री की करेंसी ही इलीगल टेंडर घोषित कर दे रहे हैं, और तुमने ये बोल के कि पैसा पाकिस्तान से आ रहा था इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। इससे तुम दिखा रहे हो कि हमारी कंट्री ही कितनी कमज़ोर है कि हम उनके पैसों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, पर हम अपने जो मनी चल रही है जिससे हमारी देश में काम चल रहा है, पूरा देश ठप हो सकता है जिसकी वजह से, उसको हम बंद कर देंगे। ये तो हमारी इनकम्पिटेंस नहीं है ना, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इंटेलिजेंस की,
सो इसमें नेशनलिज्म कहाँ है? इसमें तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है ना कि हाँ लाइक तुम जस्टिफाई कर रहे हो सिर्फ उस मूव को कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था तो सब कुछ जायज़ है। जस्ट तुम कुछ भी चीज़ फोड़ दोगे कि अच्छा ये पाकिस्तान ने किया तो इसलिए हमने ये कर लिया, ये पाकिस्तान ने किया इसलिए हमने ये किया। नहीं कर सकते भाई, तुम इतना एविडेंट मत करो ना चीज़ों को।